हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में कॉमर्शियल अर्थमेटिक का टोटल क्वेश्चन 40 सॉल्व कराए थे। 2 पार्ट में उसका सॉल्यूशन करवाए थे। यदि आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं देखें तो जाकर ऋषि कॉमर्स एकेडमी के चैनल में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम लोग वीडियो यानी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जहाँ से स्टूडेंट बेहतरीन अंक लाने में अपना सफल हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप पूर्ण रूप से पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं, यानी जो हमने अपने क्लास में जो बच्चों को टेस्ट लिया है, रिटेन में जो टेस्ट लिया है, वो सारा का सारा हम यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं। यानी ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जो आज हम ये टेस्ट सीरीज जो ले आए हैं, ये भी कोई साल में ये क्वेश्चन जो है 2023-22 में ये सारा क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना है। जो स्टूडेंट 2026 में 25 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि जितना भी ये प्रश्न है सारा का सारा जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन वाज द फर्स्ट बॉन्ड ऑन बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन ये वाला बार बार पूछता है हम लोग से। ठीक है, तो जो भी इसका अगर कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका याद रखना है 1494 वाला इसका ईस्वी माना जाता है। यानी क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा जा रहा है, पुष्प पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी, या फिर यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का अगर जिक्र करेगा, अकाउंटेंसी कहेगा, अकाउंटिंग कहेगा, या बुक कीपिंग अगर बोला जाएगा कि, या फिर रूल रेगुलेशन कब पब्लिश किया गया था, तो याद रखना है इसका फादर ऑफ कौन हो जाता है, तो लूकस पेसियोली, है ना। और यदि पूछा जाएगा ये कि कब इसका पब्लिश किया गया, यानी ईयर पूछा जाएगा, तो याद रखना है 1494। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैं यहाँ पर 3 बातें को बोला हूँ, या फिर आपसे अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, या बुक कीपिंग के बारे में पूछा जाएगा, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बोला जाएगा कि इसका फादर कौन है, तो वही होगा लूकस पेसियोली होगा, या फिर ईस्वी पूछा जाएगा कि कब इसका पब्लिश किया गया था, तो 1494 यही डेट होगा। ठीक है, याद रख लेना आप लोगों को। नेक्स्ट जो प्रश्न है नंबर 2, देखिए यहाँ पे बहुत आसानी प्रश्न है। कर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज, है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन से यहाँ पर कहलाती है। देखिए क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग, ये सारा का जारो हम लोग का जो है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सा है, डिबेंचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 तरह का प्रश्न बता दिए। ये जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया और आउटस्टैंडिंग, ये सारा का सारा लायबिलिटी ही कहलाता है, बट ये कौन सा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, डिबेंचर मेरा जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। ओके, तो याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए करिए। आप लोग यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि आप लोग रिवीजन किए, और भी मैं पहले जो है अकाउंट्स का वीएसटी का करवाया हूँ, मैथ का भी करवाया हूँ, तो आप लोग और भी अकाउंट्स का जो किए हैं उसी में से ये प्रश्न आ रहा है। और यदि 40 से प्रश्न, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 40 प्रश्न कर लेते हो तो आगे जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर 40 क्वेश्चन लेकर आऊँ कोई ईस्वी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें से याद रखोगे 40 प्रश्न अभी आप जान लेते हो, सीख लेते हो। जो स्टूडेंट पहले वाला वीडियो देखें 40 प्रश्न, वो यहाँ पर लगभग जो है 20 और 25 क्वेश्चन आप खुद से जान जाओगे। और फिर अगर आप 40 क्वेश्चन आप इसको देख लेते जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो टोटल क्वेश्चन आप 80 जान लिए। तो नेक्स्ट वाला जब वीडियो लेकर आएंगे 40 क्वेश्चन, तो उसमें सब 30-35 क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते रहोगे। ठीक है, तो लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। आप लोग जरूर इसको जो है ध्यान में रखना है, सीख के रखना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और इसका जो भी एग्ज़ाम आप देंगे ना, तुरंत इसका सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर देंगे, तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आप लोग को। ठीक है, चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, समझेंगे इसको। क्लास 12 में भी सारा चीज़ काम आएगा आप लोग का। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। कह रहा है रूढ़िवादी के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य
निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो लेस होगा, है ना, दोनों में जो लेस प्राइस होगा उसी के आधार पर जो है स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये बता रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा यही आपका जवाब होगा। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो विच एवर इज लेस देन, जो दोनों में से कम होगा उसी के बेसिस पर जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। नंबर क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। कर द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व क्या है, फॉर इन्वेंट्री, फॉर अकाउंट्स, फॉर ऑडिटर्स, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। समझिए यहाँ पर अकाउंटिंग का महत्व क्या है, इन्वेस्टर के लिए भी है, अकाउंट्स के भी लिए है, ऑडिटर के भी लिए, ऑल ऑफ सभी के लिए यहाँ जो है अकाउंटिंग का जो है महत्व निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर को हम लोग क्या कहते हैं, ओनर भी कहते हैं, ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। समझिए किस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। समझ रहे हो बात को, किस कॉन्सेप्ट क्या था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या पेरिडिसिटी कॉन्सेप्ट या फिर मैटरिटी कॉन्सेप्ट हो गया एंटिटी कॉन्सेप्ट, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी के स्वामी को, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड आता है। यहाँ पर एक तो और भी आता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का भी जिक्र किया जाता है। तो इसमें उसी सबसे प्रश्न ये रिलेट है, आप लोग को ध्यान में रखना है, या दो तरह का प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न में जो है कह रहा है किस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी के स्वामी को व्यवसायी का लेनदार माना जाता है, बिजनेस का जो है लायबिलिटी माना जाता है, इट मीन्स क्रेडिटर कहा जाता है। तो कौन सा है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि मालिक अलग है और बिजनेस जो है अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन 6 क्या बता रहा है समझिएगा, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। ठीक है, रोजनामंचा में कितने कॉलम होते हैं, रोजनामंचा यानी समझ लो जब जर्नल हम लोग बनाते हैं तो कितने कॉलम होता है, इसको समझो। पहला क्या होता है जी, डेट का होता है, दूसरा क्या होता है, डेट के बाद पार्टिकुलर होता है, इसके बाद क्या होता है, एलएफ होता है, एलएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, लेजर फॉलो, उसके बाद एक डेबिट हो गया, इसके बाद एक ठो क्रेडिट का फॉर्म होता है। टोटल गिनो 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन है, पहला में तो 3 बता रहा है, दूसरा में 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 चलिए, कह रहा लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, समराइजिंग कहते हैं, पार्टिकुलर कहते हैं, या नरेशन कहते हैं, या इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। द लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं, तो हम लोग नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम लोग कोई जर्नल बनाते हैं, और जर्नल के बाद हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, ये नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब यही है कि जो हम लोग एंट्री किए हैं उस एंट्री को एक छोटा शब्दों में एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि आखिर कौन सा अमाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, बताता है। ब्रीफ यानी छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसको किया जाता है, दिस इज द नरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं ना। आप लोग जो इसको वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखने से नहीं काम चलने वाला, एक बार इसको आप काम करेंगे, टोटल क्वेश्चन जो है जितना मैं आंसर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको समझ करके और खुद से एक बार
अपने में कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है सीट बनाकर कि मैं कितना अगर सीखा हूँ तो फिर कितना समय हम इसको सही कर पाते एग्ज़ाम के समय, ठीक है। वरना आपको लगता रहेगा कि हम जान रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जाने के बाद जो आपको पता चला कि हम भूल चुके हैं, नहीं जानते। तो एक बार खुद से एक बार ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक ऑलवेज शो अ बैलेंस। समझिए, रोकड़ बही के नगद खाने का शेष सदैव क्या बताता है। आप लोग जानते हैं कैश बुक होता है और एक पासबुक होता है। तो यहाँ पर कैश बुक के बारे में बोल रहा है, रोकड़ बही के नगद खाने का शेष समय क्या बताता है, डेबिट बताता है, ठीक है। जैसे आप कैश बुक बनाते हैं तो उसका बैलेंस जो है किस में बताता है, तो डेबिट बैलेंस बताता है। अगर जस्ट यहाँ पर रहता है ना पासबुक, क्या रहता है, पासबुक अगर ऐसा शब्द रहता है, जैसे कैशबुक के बारे में बताया, अगर पासबुक रहता तो क्रेडिट वाला हो जाता, क्योंकि कैशबुक जो बैलेंस बताता है वो डेबिट बैलेंस बताता है और पासबुक का जो बैलेंस बताता है वो क्रेडिट बैलेंस बताता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। 9 में क्या बताया जी, इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज अ मेड, विक्रय बही में लिखा जाता है ऑल क्रेडिट सेल्स। क्या लिखा जाता है, ऑल नहीं, ये वाला नहीं होगा, देखो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स नहीं होगा, ऑल कैश सेल, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे देखिए गुड्स लगा हुआ है ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 10 है। क्या 10 बता रहा है समझिएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। ये देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। हम लोग जब भी बार बार बताते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं रिपीटेड करवाता हूँ या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाता हूँ, उसको आप कॉपी में रिकॉर्ड कर लोगे, है ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड होने की चांसेस होती है ज़्यादा तौर पर। ऐसे जितना भी क्वेश्चन ये 40 है, 40 का 40 ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इतना जान लो कि इसमें से आपका लगभग क्वेश्चन जो आने वाला है 20-25 तो मिल ही जाएगा। फिर मैं अगला जो बताऊंगा, यानी 200 क्वेश्चन लगभग कराने वाले, 200 में से आपका जो 40 का एग्जाम होने वाला है, 40 का 40 आपका जो है सही होने वाला है, ठीक है। तो दिखा रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स क्या होता है, क्या ओवरड्राफ्ट, जी नहीं। कैश बुक का मैं बोला था ना कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है, पासबुक रहेगा तब उसका जो है बैलेंस ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, मैं इसको इस साइड में रख लेता हूँ। फेवरेबल बैलेंस या बोथ, तो जी हाँ कौन हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ग्यारह में देखिए क्या बता रहा है, 11 में कह रहा है बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। एसेट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, और हमेशा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, याद रखना है एसेट्स का बैलेंस। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर वहाँ पर लायबिलिटी होता तो आपको क्रेडिट का जवाब देना था, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर एसेट्स का पूछा है तो बैलेंस किसका हो जाएगा, डेबिट का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलो। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एज अ प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इज द प्रोविजन, इसको ऐसे याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर चलिए 13, अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोइंग ऑन, यानी अस्थायी प्रभाग विधि में इस राशि को क्या होता है, क्या होता रहता है। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोइंग ऑन, दो मेथड होता है, एक एसएलएम मेथड होता है, एक डीबीएम मेथड होता है। यहाँ पर पूछा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसका अमाउंट हमेशा क्या होता है, मतलब किस रूप में जाता है, क्या डिक्रीजिंग होते जाता है या इंक्रीजिंग होते जाता है या कांस्टेंट रहता है, तो क्या रहता है भाई, इसका कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, इसका कांस्टेंट रहता है। किस मेथड में, अस्थाई विधि में, यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। आप लोगों को पता है ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो यहाँ पर वही पूछा था कि अस्थाई प्रभाग विधि में इस राशि मतलब इसकी राशि क्या होती है, इसकी राशि क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर होता कौन सा मेथड, डीबीएम मेथड होता, तो उसका वैल्यू हमेशा डिक्रीजिंग होते जाता है।
आप लोग दोनों चीज़ को याद रखना, सिर्फ जो यहाँ प्रश्न है वही नहीं, अगर मैं दूसरा उसका भी कुछ बता रहा हूँ तो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो है बदल जा सकता है, तो वो भी जो मैं बताता हूँ उसको भी ध्यान में रखना है कि फिर दूसरा शब्द इसके बारे में क्या बताएगा कि क्वेश्चन अगला क्या बन सकता था। इसका देखो नेक्स्ट जो है, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, भूमि का उपयोगी जीवन काल होती है, कांस्टेंट होता है जी, या लिमिटेड होता है, या अनलिमिटेड होता है, या क्या इसको अनलिमिटेड करना है ना। यूजफुल ऑफ लैंड, जमीन का जो जीवन काल क्या होता है, क्या लिमिट होता है, नहीं, इसको क्या होता है अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलोगे। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखो अभी क्वेश्चन में पीछे पहला वाला प्रश्न में ये करवाया ही था कि अगर वहाँ पर अगर पूछता है कि डबल एंट्री सिस्टम का रूल रेगुलेशन है, डबल एंट्री सिस्टम का या फिर अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का पब्लिकेशन कौन है, तो लूकस पेसियोली है, और इसका कब है सो पब्लिश किया गया था, 1494। तो यहाँ पर देखिए वही प्रश्न है कि पुस्त पालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार कौन किया था, तो लूकस पेसियोली ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टिंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि इंडेफिनिटिव पीरियड, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा जी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, अनिश्चित काल तक बिजनेस क्या चलते रहता है, अनिश्चित काल तक चलते रहता है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बुक अकाउंट क्या है, सॉरी बैंक अकाउंट क्या है, दिस इज द पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 चलो, 18 क्या बोला, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, मतलब क्वेश्चन समझ लो, रोजनामांचा में यानी जो जर्नल हम लोग बनाते हैं, रोजनामांचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता, मतलब किसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बाबू, याद रखना ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर ये, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, तो सर किसका रिकॉर्ड करते हैं, याद रखना कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसका डिफरेंट भी बताते हैं बार बार क्लास में, क्या बताते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है दिस इज द कॉमन डिस्काउंट, ये कॉमन डिस्काउंट मीन्स क्या, मतलब सभी के लिए इक्वल होता है, बट कैश डिस्काउंट इज द डिफरेंट डिस्काउंट, सभी पर्सन के लिए इक्वल नहीं होता है, कैश डिस्काउंट जो है सभी पर्सन के लिए अलग अलग प्रोवाइड होता है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है ना, जर्नल में इसको जो है रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सेम डिस्काउंट इज द नॉट इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड इन द जर्नल, ठीक है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, रीज़न इसका यही है क्योंकि ये कॉमन डिस्काउंट है, सभी के लिए इक्वल होता है, मालिक को उसको पता होता है कि मैंने इसको खुद दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन द टोटल ऑफ ट्राई बैलेंस इज नॉट रिकॉन्सिल्ड द अकाउंट ओपन एट दिस जस्टिस, मतलब कह रहे यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज जो है, कह रहे जर्नल हो सकता है, क्या है, कह रहे जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है, मतलब कौन सा खाता अकाउंट जो है ओपन होता है, तो आप लोग बार बार रिपीटेड है, सस्पेंस अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है। जब ट्राई बैलेंस आप लोग देखते होंगे बनाते हैं हम लोग, अच्छा ट्राई बैलेंस क्या है, ट्राई बैलेंस इज द स्टेटमेंट, एक और प्रश्न आगे पूछा जा सकता है, ट्राई बैलेंस इज द स्टेटमेंट, तो कह रहा है कि जब ट्राई बैलेंस आप बनाते हम लोग है तो डेबिट और क्रेडिट का जो पक्ष होता है दोनों साइड में, और वहाँ पर मैच नहीं करता है ना, वहाँ पर मैच नहीं करता है, तो जब मैच नहीं करता है तो नहीं मैच करने के कारण, मैच नहीं अगर आगे करता है तो उस समय जो है कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, याद रखिएगा सस्पेंस। आगे है रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट से जो बिजनेस का रिजर्व क्रिएट होता है, दिस इज द स्पेसिफिक रिजर्व या फिर रिजर्व फंड, या फिर आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है, जनरल रिजर्व, क्या होगा बाबू, जनरल रिजर्व। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया, सिंपल सा इसका लॉजिक है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया जो बिजनेस को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होते रहता है, उसी को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, जो बिजनेस को कभी कभार होता है ना, अचानक सा होता है, दिस इज द
abnormal profit. But normal profit is the regular profit, is the recurring nature, but abnormal profit is the not recurring nature. This is the one time profit. ओके, तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से जो क्रिएट होता है रिजर्व, वो कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है ना, तो कौन सा क्रिएट होता है, जनरल रिजर्व होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है, देखो थोड़ा सा लॉन्ग स्टेटमेंट है और समझना है। कर हिंदी में भी पढ़ते हैं, कर ऋणी तथा धनी मंदों को रोजनामांचा से उनके खातों में खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझ रहे, पोस्टिंग कहते हैं, परचेस कहते हैं, बैलेंस ऑफ अकाउंट कहते हैं, तो यहाँ पर पोस्टिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। 22 देखते हैं, रिसीव्ड चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे इज रिटेन इन, समझिए कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या बोथ, दोनों जगह पे, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग का डाउट था, जो मैं जब क्लास में इसको मैं करवा भी रहा था, उसमें इसका डाउट था बच्चों का, बहुत लोगों का, तो इसमें हम लोग जो जवाब को रखे थे, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। समझिएगा, प्राप्त चेक यानी रिसीव चेक, जैसे मैं बिजनेस हूँ और मैं एक चेक रिसीव किया, इस सेंड फॉर कलेक्शन इन बैंक, और बैंक में मैं इस चेक को जो है कलेक्शन के लिए भेज दिया, नेक्स्ट डे इज रिटेन इन, तो इसका कहाँ पे रिकॉर्ड है, प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है, प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है, कहाँ जमा होगा जी, जाकर बैंक में जमा होगा, को लिखा जाता है, को कहाँ लिखेंगे, तो इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। चलिए ठीक है, इसको यही जवाब रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट, देखो अभी बता रहे थे कि बैंक कॉलम जो है कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो दिस इज द फेवरेबल हो जाएगा ना, फेवरेबल नहीं लिखा, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो आपको देखना है यहाँ पर कि अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट क्या करता है, तो डिपॉजिट को दिखाता है ना, फेवरेबल भी होता है, अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता फेवरेबल को, तो फेवरेबल को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ फेवरेबल नहीं है, डिपॉजिट, तो क्रेडिट बैलेंस जो बैंक अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिपॉजिट का इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, सेल्स बुक जो है क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी बिक्री बही का उपयोग के अभिलेखा हेतु किया जाता है, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो ऑप्शन इसका जो है डी होना चाहिए। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 देखिए क्या बता रहा है, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डिंग, गुड्स जब हम लोग परचेस करते हैं क्रेडिट में, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, परचेस बुक में होगा, सेल्स बुक में होगा, या कैश बुक में, या जर्नल पर, तो यहाँ पर बाबू सिंपल सी बात है कि जब गुड्स खरीदा गया तो परचेस बुक में ही किया जाएगा, है ना, कहाँ पर होगा, परचेस बुक में हो जाएगा। 26 देखिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स क्या होता है, तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 27 चलिए, 27 क्या बता रहा है, एज अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक एक प्रतिलिपि है, किसका है, तो अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक, या कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, फर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट,
या नन ऑफ दिस। तो पहला वाला होगा कि पासबुक एक प्रतिलिपि है तो किसका है, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक, यानी बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की है, या बैंक खाने से संबंधित रोकड़ बही का है, या फिर फर्म की प्राप्ति। ये तो नहीं होगा, तो पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, 27 का पहला वाला ही हो जाएगा, यानी कि ये कस्टमर का एक बुक होता है जो कौन प्रोवाइड करता है, तो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। (28) चलो देखते हैं। 28 में क्या है, पढ़िए। 28 बता रहा है कि कंपेंसेटरी एरर्स इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, यानी क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, ट्राई बैलेंस या बैलेंस शीट या नेदर ऑफ द टू अकाउंट या नॉन ऑफ दी। समझिएगा, क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है, तो जो अशुद्धियां रहती है वो किसको प्रभावित करती है, तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को यहाँ पर ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, जो क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है, तो ट्राई बैलेंस को भी यहाँ पर प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं करती, ट्राई बैलेंस को भी प्रभावित करती है। अगर जो गलतियाँ रहती है वो ट्राई बैलेंस भी दोनों मैच नहीं करता है, बैलेंस शीट भी दोनों मैच नहीं करता, दोनों में से क्या बोला जी, दोनों में से किसी को भी नहीं, तो ये तो खैर नहीं है, नॉन ऑफ दिस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा, सी नंबर ही होगा। क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती है, तो दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन ये सी ही होगा, समझिएगा, है ना। जो समझिएगा कि जब हम लोग का कोई गलती होती है तो गलती होने की वजह से ट्राई बैलेंस को भी प्रभावित करता है। ट्राई बैलेंस दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है। बैलेंस शीट में भी लेफ्ट और राइट जो एसेट्स और लायबिलिटी साइड होता है, दोनों साइड यहाँ पर मैच नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 29 देखिए, 29 में कह रहा है कि व्हील पोस्टिंग 10 इज मिसिंग, विच एरर इज इट कॉल्ड, है ना। हम लोग जानते हैं कई प्रकार का गलतियां होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर उसी में से एक प्रश्न पूछा गया कि खतौनी करने के कर्म में खतौनी करने के समय एक शून्य छूट जाता है, छूटना किस प्रकार की अशुद्धि कही जाती है, तो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, एरर ऑफ कमीशन भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते ऑप्शन में क्या है इसका, और ऑप्शन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर एक और इसका जो है अपोजिट नाम है, तो ये वाला हो जाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर एक नाम इसका अलग दिया, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ इसको भी कहते हैं, कंपेंसेटरी एरर्स कहते हैं इसको। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता तो इसको हम लोग मारते, लेकिन वो नहीं है तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। ऑब्सोलेंस मीन्स क्या होता है, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू। हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का कई कारण होता है, एरर ऑफ वेयर एंड टेयर होता है, टूट फूट जाना, ऑब्सोलेंस होता है, टाइम बीत जाना होता है। तो उसी में से प्रश्न है कि ऑब्सोलेंस जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसेट का वैल्यू को डिक्रीज करता है, कम करता है, बट क्या कारण है, अप्रचलन का मतलब क्या होता है, मूल्य में कारण कमी होनी क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है ना, बाजार मूल्य में अस्थायी कमी नहीं, भौतिक टूट फूट नहीं, वेयर एंड टेयर नहीं हो सकता, समय का समाप्ति, ये हो जाएगा समय की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि, या फिर खोज और आविष्कार, नहीं बाबू सॉरी, समय की ये नहीं होगा, ये होगा नी इन्वेल्यूशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नी इवैल्यूएशन हो जाएगा। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि अप्रचलन, मतलब नई वस्तु को आ जाने के कारण पुरानी वस्तु का जो वैल्यू है वो घट जाता है, तो नी इनोवेशन हो जाएगा, अप्रचलन। ओके, क्वेश्चन नंबर चलिए 31 क्या बता रहा है कि द पर्पस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असर्टेन, वित्तीय विवरणों का उद्देश्य ज्ञात करना होता है। वित्तीय विवरण का क्या उद्देश्य होता है भाई,
फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्ट होता है? प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना। जी हाँ, फिनेंशियल पोजीशन, हाँ दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड, क्या होगा? समझ रहे? कहता है कि एक्सेस ऑफ एसेट, अगर एसेट जाता है लायबिलिटी से तो क्या निकल के आएगा, है ना? अगर एसेट्स ज़्यादा है कैपिटल से, सॉरी हाँ लायबिलिटी से ज़्यादा है तो क्या निकल के आएगा? कैपिटल। क्या निकल के आएगा? कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्टी थ्री, सारा का सारा जो है आंसर आप लोग का परफेक्ट है, एक भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है। आप लोग इसको परफेक्ट तरीका से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है समझिएगा। विच स्टेटमेंट वुड यू फाइंड ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल? कहाँ पर ये सारा चीज होता है? आप किस विवरण में सभी संपत्तियां यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल कहाँ होता है? तो सारा का सारा आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा। ओके, सारा चीज़ वहाँ पर होता है। एसेट्स होता है, लायबिलिटी भी होता है, कैपिटल भी होता है, प्रॉफिट एक्सपेंसेस भी होता है, और सारा रिकॉर्ड होता है। उसी के आधार पर जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होता है। तो सारा कहाँ होता है? तो ट्रायल बैलेंस में होता है। 34 देखिए, 34 क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट एसेट? कौन करेंट एसेट्स नहीं है? तो बिल्डिंग इज द नॉट करेंट एसेट्स। बिल्डिंग इज द नॉट करेंट एसेट्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है 35, 35 क्या बता रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शो। बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ होगा? दिस इज द लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट में शो होगा। किस साइड में? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देन इट विल बी शो। देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस में, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक शो करता ट्रायल बैलेंस से बाहर, तो कहाँ जाता? बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा। ये ऑप्शन हो जाता। टेली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो जी हाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 38 चलो, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर वेजेस एंड सैलरी शीट ऑफ 1000 ऑफ एम्प्लॉई एक्यूरेसी एंड क्विकली इज। कह रहा है हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार किसे वाला सॉफ्टवेयर का मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं? तो देखो, पहला वाला वेतन लेखांकन यानी पायरोल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग रिसीवेबल, जनरल लेजर या इन्वेंट्री कंट्रोल, तो पहला वाला ही हो जाएगा। 38 का ये हो जाएगा। ठीक है, थर्टी 39 का देखो, द फुल फॉर्म DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखना, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट और अंतिम जो है प्रश्न है, कह रहा है कौन से 2 अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग किया जाता है? तो 0 और 1 का जो है बाइनरी पद्धति में जो है उपयोग किया जाता है, 0 और 1। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल जो हम लोग 40 का 40 जो प्रश्न सॉल्व किए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ यहाँ प्रश्न जो है आपको डाउट क्रिएट कर सकता है, तो हमने कोशिश किया है कि उसका आंसर जो है सही बताने का कोशिश किया है। और यदि फिर भी आप लोगों को डाउट लगता है कि सर कोई आंसर हमें डाउट है, तो कमेंट में जाकर कमेंट करनी है, बतानी है कि सर हमें ये क्वेश्चन डाउट था। और यदि आप लोग इसका सारा का सारा यदि आप लोग PDF चाहते हैं, क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, तो हमारे नंबर जो है 9523731870 पर आप व्हाट्सएप नंबर करके हाई करोगे, और मैं वहाँ पर आपको सारा जो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और
सारा का सारा PDF जो है वहाँ पर हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगला वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर आएगा इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी का वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो हो सकता है ATP का जाएगा या फिर BST का जाएगा। तो आप लोग लगातार इस चैनल पर जुड़े रहना है, क्योंकि आप लोग का तैयारी जो है हम लोग लग चुके हैं कि तैयारी आप लोग जो नहीं कर पाए हैं स्टूडेंट, और जो किए भी हैं, जो किए हैं उनके बेहतर और कैसे किया जाए, और जो नहीं किया उनका कैसे बेहतर किया जाए, ताकि एग्ज़ाम में उनका कोई दिक्कत ना हो और अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंतज़ार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।